दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। जो लोग रात दिन अपना खून पसीना एक करते हैं और सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, उनके लिए यह कदम उठाया जा रहा है जिसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मंत्री जी ने उनकी आर्थिक परिस्थिति को देखकर गंभीर निराशा व्यक्त की थी और उद्योगपतियों से यह कहा था वे कान खोलकर सुन लें कि जो भी मजदूर या कर्मचारी अपना खून पसीना एक करके राष्ट्र की संपत्ति को बढ़ाता है, उसकी मांगों को आंखों से ओझल न करें। मैं उनकी इस चेतावनी का हृदय से स्वागत करता हूं और अपने हृदय पर हाथ रखकर आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक जहां कहीं भी कल से आज तक मैं घूमा हूँ, मैंने यही पाया कि जो लोग हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं उनको सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग आस्तीन का सांप हैं जो कि मौका पाकर अपने फन फैलाकर डंक मारते हैं, जिसके कारण कोई भी कर्मचारी इनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। ये लोग येन केन प्रकारेण अपना असर उद्योगपतियों पर डालते हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते हैं। अतः इन विषमताओं को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाया जाए ताकि उद्योग में ये लोग भागीदार बन सके और उसमें होने वाले लाभ में भी हिस्सा उनको मिल सके। मजदूरों के हित की बातें जो करेंगे उनको भी इस ईंट का जवाब पत्थर से मिलने लगेगा, तो कर्मचारियों के हित के लिए अनेक कदम उठाए जा सकेंगे। जो लोग सिर पर पत्थर रखकर ले जाते हैं उनकी भी मजदूरी तय की जानी चाहिए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यह कानून लागू होना चाहिए। यद्यपि यह कानून बन जाने और लागू हो जाने पर लाखों मजदूरों और कर्मचारियों के लिए हितकर होगा, फिर भी यह ऊंट के मुंह में जीरा है। इससे भी अधिक सुविधाओं की व्यवस्था उनके लिए की जानी चाहिए। मजदूरों को उद्योग के प्रबंध में हिस्सेदार बनाना अब छोटा मुंह बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रगतिशील एवं समाजवादी देशों में ऐसा प्रबंध किया जा चुका है कि उद्योग का समस्त कारोबार मजदूर लोग ही करते हैं। अतः मैं इस विधेयक का सहर्ष स्वागत करता हूं और दूसरे सदस्यों से भी इसका सहर्ष स्वागत करने के लिए निवेदन करता हूं। हमने अधिकांश में यह पाया कि जब कभी मजदूरों के लिए कोई कानून बनता है तो कुछ उद्योगपति सिर पर हाथ रखकर सोचने लगते हैं। उनको अब यह समझ लेना चाहिए कि अब शोषण का समय नहीं रह गया है। अब मजदूर डंडे का जवाब डंडे से दे सकता है। अतः जो कुछ भी सुविधाएं देने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जाए उनका हर एक को हृदय से स्वागत करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, आज का दिन भारतीय लोकतंत्र में एक काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। आज गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के उतावलेपन में केंद्र सरकार संविधान की अवहेलना के मार्ग पर कदम रख रही है। राजनीतिक लड़ाई में थोड़े काल के लिए विजय प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र की भावना का हनन कर रही है। राज्यपाल कोई गलती कर सकता है, लेकिन केंद्र सरकार को अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए था। मैंने प्रारंभ में कहा था और मैं फिर उसी बात को दोहराता हूं कि केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट को अस्वीकृत कर सकती थी, राष्ट्रपति को सलाह दे सकती थी कि अभी हरियाणा में सरकार तोड़ने और विधानसभा भंग करने का समय नहीं आया है। उपाध्यक्ष महोदय, चुने हुए प्रतिनिधि अगर गलत आचरण करते हैं तो क्या जनता को चुने हुए शासन से वंचित कर देना चाहिए? हरियाणा की जनता को किस बात की सजा दी जा रही है? केवल कांग्रेस पार्टी कटघरे में नहीं है, केंद्र सरकार भी कटघरे में आ गई है। मैं उन निष्कर्षों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ जिनमें हरियाणा के राज्यपाल ने कहा है कि अपोजिशन ने कांग्रेस दल ने ठीक आचरण नहीं किया।
ठीक आचरण कांग्रेस दल ने नहीं किया, ठीक आचरण उन दलों ने नहीं किया, तो इसका इलाज एक ही है कि संविधान में जिस बात की व्यवस्था की गई है कि संकटपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए उसका उपयोग किया जाए। हरियाणा में राज्य और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। हरियाणा में देश की एकता और सुरक्षा का कोई खतरा नहीं है। हरियाणा में कानून और व्यवस्था ठीक चल रही है। अगर ऐसा है तो फिर समस्या राजनीतिक है और उसका हल राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए। संविधान को खिलवाड़ बनाने की जरूरत नहीं है, मगर केंद्रीय सरकार ने संविधान को खिलवाड़ बनाकर आज लोकतंत्र के लिए एक बड़ा भारी दुर्दिन पैदा किया है। हो सकता है कि इससे हरियाणा की गैर कांग्रेस सरकार टूट जाए, मगर देश में और लोकतांत्रिक शक्तियों को बल मिलेगा। संविधान के अंतर्गत रहकर कार्य करने वाले निरुत्साहित होंगे और सत्ता के लोभ ने केंद्र सरकार को ऐसा पाप करने का दोषी बनाया जिसका कलंक उसके माथे से कभी नहीं छूटेगा। यह बात आज देश के सामने आ चुकी है। उपाध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए किसी दल को निमंत्रण देते समय राज्यपाल चुनाव के निर्णय को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। यह भी प्रश्न है कि निमंत्रण देते समय केवल राजनीतिक दलों की संख्या देखी जाएगी या जो निर्दलीय रूप से निर्वाचित हुए हैं उन सदस्यों की भी गणना की जाएगी। राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस को केवल 30% मत मिले, जबकि कांग्रेस के विरुद्ध 70% जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में परास्त कर दिया है। क्या चुनाव के द्वारा जनता ने जो राय प्रकट की है उसे दृष्टि से बिल्कुल ओझल कर दिया जाएगा? यदि सीटों का ही विचार करना है तब भी क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में जितने भी गैर कांग्रेस सदस्य निर्वाचित हुए थे उन्होंने अपने को एक दल के रूप में संगठित किया, उन्होंने अपना एक नेता चुना, उन्होंने एक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया। राजस्थान के राज्यपाल के लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वह जनमत का समादर करता है। जो नया दल गठित हुआ था उसके नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाता। एक दिन उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वे किसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, इसकी सूचना वे जनता को देंगे। लेकिन जब पत्रकार गए तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि कल जो विरोधी दल के नेता आए थे उनमें से एक नेता जाते जाते मुझे ऐसी बात कह गए जिस बात का कि मैं आदी नहीं हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल से विरोधी दल की ओर से क्या बात कही गई? केवल इतना कहा गया कि हम आशा करते हैं कि आप निष्पक्षता से निर्णय करेंगे। कल हमने आपसे कहा कि आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, हम आपसे आशा करते हैं कि आप निष्पक्ष दृष्टि से कार्य करेंगे। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? लेकिन शायद राज्यपाल के दिल में चोर था जिसके कारण वह अपना संतुलन खो बैठे और दूसरे दिन उन्होंने जो निर्णय दिया वह संसदीय इतिहास में और कम से कम भारत के संसदीय इतिहास में बड़ा विचित्र माना जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि दलों की शक्ति का विचार करते समय निर्दलीय सदस्यों की गिनती करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमान, संविधान द्वारा स्वीकृत कानूनों का पालन कराना लादना नहीं है। जो निर्णय हम करें वह निर्णय अगर हम माने उस पर चलें तो क्या उसको लादना कहा जाएगा? मैं यह मानने के लिए तैयार हूँ कि वहाँ पर हिंदी का प्रचार और जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे पास एक पत्र आया है जो बड़ी करुण कथा कहता है। मदुरई में हिंदी के 10 विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा में संलग्न हैं। ये विद्यालय हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी की परीक्षाएं ले रहे हैं, मगर इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले अध्यापक आजकल बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक तार भेजा है।
मैं उस तार का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मेरा निवेदन है कि अगर हम सचमुच केंद्र में हिंदी को लादना चाहते हैं तो इस प्रकार का विधेयक पास करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के विधेयक से हिंदी पीछे जाएगी और अंग्रेजी का प्रभुत्व जारी रहेगा। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए। प्रधानमंत्री कहती हैं कि यह विधेयक दोनों दृष्टिकोणों में एक समझौता है, एक समन्वय है। अभी मैंने यह कहा है कि यह समझौता नहीं है, यह अंग्रेजी के सामने समर्पण है। यह अंग्रेजी को अनंत काल तक बनाए रखने का प्रयत्न है। हम इस प्रयत्न में भागीदार नहीं बनेंगे। हम समझौते के लिए तैयार हैं। हम अंग्रेजी को अविलंब उठाने की मांग को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी के लिए बराबरी चाहते हैं। हम हिंदी और अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों के लिए काम करने की पूरी छूट चाहते हैं। जहां चिट्ठी जाए वहां पर अनुवाद होना चाहिए। अगर केंद्रीय मंत्रालयों में एक दूसरे के साथ और मंत्रालयों के भीतर आपस में हिंदी में काम करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तो हम अपने विरोध को वापस लेने के लिए तैयार हैं। हम समझौते के लिए तैयार हैं। बाकी लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं, यह वे अपने आचरण से बताएं। इस विधेयक में संशोधन लाकर बताएं। धन्यवाद।